एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज है हमारी सीरीज़ का वीडियो नंबर 18। इसकी पहले की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फेशन के बारे में। हम देखेंगे कन्फेशन का मीनिंग क्या होता है और सेक्शन 24 को समझेंगे, दैट इज़ कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हम जानेंगे कन्फेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन, और इनकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कन्फेशन वर्ड है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन किया हुआ नहीं है, और इनफैक्ट सबसे पहले ये टर्म यूज़ होता है सेक्शन 24 में जाने के बाद। तो जस्टिस स्टीफन जो हैं उन्होंने अपनी डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में कन्फेशन को डिफाइन किया है कि कन्फेशन इज़ एन एडमिशन। सबसे पहले कन्फेशन एक एडमिशन का टाइप होता है जो कि किसी भी टाइम पर किया गया है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिस पर एक क्राइम करने का चार्ज है, दैट इज़ अक्यूज्ड पर्सन, और वो ये स्टेट करता है या फिर एक इन्फरेंस सजेस्ट करता है कि उसने वो क्राइम किया है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्फेशन क्या होता है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर अक्यूज्ड पर्सन ये स्टेट करता है कि उसने वो क्राइम कमिट किया है जिससे कि उसे चार्ज किया गया है, या फिर वो एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे कि वो क्लियरली अपनी गिल्ट एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन उस स्टेटमेंट से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, हम एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि शायद उसने वो क्राइम कमिट किया हो। अब हम आते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 ये कहता है कि अक्यूज्ड पर्सन द्वारा किया गया कोई भी कन्फेशन किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट है अगर कोर्ट को ऐसा अपीयर होता है कि वो कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से किया गया है, और इस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस अक्यूज्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज के रेफरेंस में आया है और ऐसे पर्सन से आया है जो कि किसी अथॉरिटी में है। और ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है ये अपने आप में सफिशिएंट है कोर्ट के ओपिनियन में, जिससे कि अक्यूज्ड पर्सन को वो रीज़नेबल ग्राउंड मिल जाते हैं जिससे कि वो ऐसा अज्यूम करे कि उसे कोई एडवांटेज मिल सकता है या फिर वो किसी ईविल को अवॉइड कर सकता है ऑफ अ टेम्पोरल नेचर, उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसके रेफरेंस में। इस सेक्शन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये कहना चाहता है कि कन्फेशन इररिलेवेंट होता है। इररिलेवेंट यानी क्या, उसे मेकर के अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मेकर कौन होना चाहिए, अक्यूज्ड पर्सन जो कि किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया हुआ है, और उसे कन्फेशन कब करना चाहिए, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये कन्फेशन इररिलेवेंट होगा अगर वो किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के चलते किया गया है, और ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है ये आया है इन रेफरेंस टू चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, और उसे किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने किया है। अब पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही हो, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसे माना गया है पर्सन इन अथॉरिटी। और ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस कैसा होना चाहिए, कोर्ट के ओपिनियन में वो सफिशिएंट होना चाहिए अक्यूज्ड को रीजनेबल ग्राउंड्स देने के लिए, जिससे कि उसे ऐसा लगे उसे कोई एडवांटेज या फिर किसी ईवल का अवॉइडेंस करने को मिल सकता है उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसके रेफरेंस में। यहाँ पे कोर्ट की ओपिनियन का मतलब क्या है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, उसे किसी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कोर्ट को लगना चाहिए। सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है वो इन रेफरेंस टू चार्ज होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उस पर्सन को कन्विंस किया है भगवान की कसम देकर कि तुम्हें भगवान की कसम है कन्फेस कर दो, या फिर उसे कहा गया है कि अगर तुम कन्फेस कर दोगे, तुम सच बोल दोगे तो तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा,
नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, या फिर किसी भी तरह का स्पिरिचुअल या फिर उसकी रिलीजियस फेथ को लेके उसे कन्फेशन करवाया गया है, या फिर उसे ये लालच दिया गया है कि वो उससे अपनी फैमिली को मीट करने का मौका मिलेगा, तो इन सबको इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं माना गया है। यानी कि अगर कोई कन्फेशन इस तरह की किसी चीज़ों को यूज़ करके करवाया गया है तो वो एडमिसिबल है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट नहीं है। सेक्शन 24 में वो कन्फेशन इरेलेवेंट है जो कि किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस की वजह से करवाए गए हैं। इस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से अक्यूज्ड को लगता है कि उसे कोई एडवांटेज मिल सकता है या फिर वो किसी ईविल को अवॉइड कर सकता है, तो इस एडवांटेज या ईविल का नेचर एक टेम्पररी होना चाहिए, यानी कि वो किसी रिवॉर्ड की फ्यूचर स्टेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए या फिर किसी पनिशमेंट से उसकी एडमिसिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका टेम्पररी नेचर होना चाहिए, एक इंस्टेंट नेचर होना चाहिए, और वो उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके रेफरेंस में ही होना चाहिए। तो सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से करवाया नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? कन्फेशन वॉलंटरी, ट्रू और किसी भी प्रेशर से फ्री होना चाहिए, और कन्फेशन को हमेशा एज अ होल कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी कन्फेशन का कोई पार्ट इंक्रिमिनेटिंग है, यानी कि वो अक्यूज की गिल्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा पार्ट उसकी इनोसेंस को शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम इंक्रिमिनेटिंग वाले पार्ट को कंसिडर कर लें और इस पार्ट को छोड़ दें। कन्फेशन को हमेशा एज अ होल ही कंसिडर किया जाना चाहिए। कन्फेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद अजमल कसाब एलियास अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस के बारे में हम सब जानते ही हैं। मुंबई में हुए टेरर अटैक के बारे में ये केस था। इसमें जो हमारे अपीलेंट हैं, मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आपने ये कन्फेशन आखिर क्यों किया। तो अपीलेंट ने जवाब दिया कि उन्होंने जो भी कुछ किया उन्हें उसका कोई रिग्रेट नहीं है और वो अपने साथियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। इनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद की नज़रों में एक हीरो है और उन्होंने कोई बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि इनका कन्फेशन वॉलंटरी है और ट्रूथफुल है, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके कन्फेशन करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर के कन्फेशन किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए ये वॉलंटरी और ट्रूथफुल है। सेक्शन 24 का लैंडमार्क केस माना जाता है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, प्रिवी काउंसिल का केस है ये। इस केस में अक्यूज के ऊपर चार्ज था कि उन्होंने इस ए पर्सन का मर्डर कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने बोला कि अक्यूज ने ए को मारकर उनकी बॉडी को एक ट्रंक में एक बॉक्स में बंद किया और उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आ गया। यहाँ पर अक्यूज ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये जो डिसीज पर्सन है, ये जो ए पर्सन है, ये अक्यूज के घर पे तो गए थे और नेक्स्ट डे वहाँ से चले गए थे, और अक्यूज रेलवे स्टेशन भी गए थे क्योंकि उन्हें एक ट्रेन पकड़नी थी और उन्हें एक पर्सनल काम से बाहर जाना था। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये जो अक्यूज का स्टेटमेंट है ये कन्फेशन है। तो ऐसे में प्रिवी काउंसिल ने डिसअग्री किया और कहा कि अक्यूज के स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स हैं अगर वो ट्रू हैं तो वो ऑफेंस होने की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। कन्फेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि ऑफेंस की टर्म्स को एडमिट किया गया है, या फिर वो फैक्ट्स ऑफेंस को सब्सटैंशियली कॉन्स्टिट्यूट करने वाले फैक्ट्स हैं। और इस केस में जस्टिस स्टीफन वाली डेफिनेशन को भी कंसिडरेशन में लिया गया था, और यही प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किए हैं इन द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर 1952। तो ये हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस सेक्शन 24 से रिलेटेड और कन्फेशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं कन्फेशन के टाइप्स के ऊपर। सबसे पहले आता है जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल कन्फेशन यानी कि वो कन्फेशन जो कि किसी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने किया गया है इन लीगल प्रोसीडिंग्स, और इसमें सेक्शन 164 ऑफ CRPC भी रेलेवेंट है। जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। हम उस पर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं और उसे कन्विक्शन का बेसिस भी बना सकते हैं अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो कन्फेशन ट्रू और वॉलंटरी है। यानी सेक्शन 24 में दी हुई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि कन्फेशन ट्रू और वॉलंटरी है तो उसे कन्विक्शन का बेसिस बनाया जा सकता है और इसे एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि वो कन्फेशन जो कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के अलावा कहीं भी किया गया हो, किसी भी पर्सन्स के सामने किया गया हो।
और अगर ये कन्फेशन द फॉर्म ऑफ प्रेयर है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मंदिर गया और वो भगवान के सामने जाकर रोने लगा कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये क्राइम किया है, तो उसे भी कन्फेशन माना गया है इन द नेचर ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन इस कन्फेशन को हम ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं और इसे कन्विक्शन का बेसिस भी नहीं बना सकते हैं जब तक कि हमें इस कन्फेशन को ट्रू प्रूव करने के लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिल जाते। नेक्स्ट आता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि अक्यूज्ड ने ट्रायल स्टार्ट होने के पहले किए हैं और उसमें एडमिट किया है कि उन्होंने क्राइम कमिट या फिर उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन ट्रायल में वो अपने स्टेटमेंट से पलट जाते हैं, उसे रेप्यूडिएट कर देते हैं। तो ये होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसकी एविडेंशियल वैल्यू बहुत ही वीक होती है और इसको हम कन्विक्शन का बेसिस नहीं बनाएंगे जब तक कि हमें प्रॉपर सपोर्टिव और कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिल जाते। ऐसे कन्फेशंस को कंसिडर करने के लिए बहुत ज़्यादा अलर्टनेस और कॉशन की रिक्वायरमेंट होती है और सफिशिएंट कोरोबोरेटिव एविडेंस के बिना इन पर रिलायंस प्लेस नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में हमने देखा कन्फेशन का मतलब क्या होता है, सेक्शन 24 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, कन्फेशन के टाइप्स दैट इज जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन, उनके एविडेंशियल वैल्यू विथ लैंडमार्क केसेस को समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी सीरीज़ में आगे और वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।